जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का डू स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राम प्रवेश साई। दोस्तों, आप लोगों का महामैराथन का क्लास चल रहा है, क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में जो आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत संभावना है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके एक पहला वीडियो आ गया है, दूसरा इसी सीरीज का दूसरा आने वाला है, ऐसे 4 आएंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 15 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से। भले थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड जो है ना थोड़ा सा अलग कर देगा, बट आंसर वही रहेगा, लिखने का तरीका आपका वही रखना है, घुमा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये समझेंगे। ठीक है, और ये सारा क्लास हमारा चल रहा है डू स्टडी पे। आज पॉलिटिकल साइंस का ग्रेड 12 का देखेंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंटार्कटिका को एक राज्य क्यों नहीं समझा जाता। एक अंटार्कटिका है, उसे राज्य क्यों नहीं समझते हम, अंटार्कटिका को राज्य क्यों नहीं कहते हैं। भारत को, अमेरिका को, ठीक है, या उत्तर प्रदेश को हम राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जिसने भी मेरा चैप्टर 3 देखा होगा क्लास, उसको ये पता होगा। तो देखो, सबसे पहला ये है कि राज्य, अगर कोई राज्य है तो राज्य के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। जैसे मान लो साइंस में कहते हैं ना कि H2O से पानी बनता है, एक इसी तरह से इसे भी हमारे जो विद्वान लोग हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, उन्होंने कुछ पैमाना तय किया कि हम राज्य किसे कहेंगे, उसके अंदर ये चीज होगी तभी वो राज्य कहलाएगा, वरना राज्य नहीं कहलाएगा। तो उसमें इन्होंने 4 चीजें बोली कि अगर वो 4 चीज हैं, 4 तत्व हैं, 4 घटक हैं, तो वो राज्य होगा, वरना वो राज्य नहीं होगा। तो वो 4 घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कि भाई जनता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, सरकार होनी चाहिए। ठीक है, सरकार होना चाहिए। और चौथा, भूभाग होना चाहिए। ठीक है, भूभाग होना चाहिए। इसमें से अगर किसी भी एक चीज की कमी है तो राज्य नहीं कहलाएगा। अब हम ये 4 चीजों पर थोड़ा सा देखते हैं कि अंटार्कटिका में क्या क्या चीज है। तो अंटार्कटिका में क्या है, भूभाग है जी, भूभाग है। ठीक है, वहां पर जनता है, चलो ठीक है, जनता भी हो जाएंगे, 10-15 जनता भी हो जाएगी, लेकिन क्या वहां पे सरकार और संप्रभुता है, नहीं है। और अंटार्कटिका एक बर्फ है, समंदर है, तो वहां पे कहां कोई रह पाएगा। और थोड़ा सा जगह है, चारों ओर समंदर से घिरा ही हुआ है वो। ठीक है, तो अंटार्कटिका में कुछ जो स्थल है वहां पर जीवन की संभावना बहुत कम है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर भूभाग तो है, लेकिन ये बाकी जो 3 चीजें हैं वो वहां पर नहीं है, इसलिए हम उसे राज्य नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण पर औद्योगिकरण के किन्हीं 2 दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बहुत आसान है। पहला तो आप लिख दोगे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वायु पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, देखो अब क्या होगा कि भाई पोल्यूशन, देखो पर्यावरण पर औद्योगिकरण का एक कई सारे इफेक्ट है ना। जैसे मान लो उद्योग खोल रहे हैं, उद्योग खुलेगा तो उद्योग का जो पानी होगा, जो गंदा अवशिष्ट होगा, वो कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है। नदियों में जाने के बाद क्या हो रहा है, जल पोल्यूशन हो रहा, उसका जो धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा। तो इस तरह की 2 चीजें तो यहाँ पे इजिली आप लिख दोगे, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूं। ठीक है, तो औद्योगिकरण के 2 बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव क्या है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से जो गैस निकल रही है, ठीक है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है ये सारी चीजें। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या कारण है, भूमि का जो तापमान बढ़ रहा है उसके भी औद्योगिकरण एक कारण है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसके लिए भी एक औद्योगिकरण कारण है। ठीक है, तो कई सारी चीजों से पर्यावरण पर प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
क्योंकि कई बार ज्वलंत मुद्दे जो है ना सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ज्वलंत मुद्दों पर भी थोड़ा सा आपको अपना नजर बना के रखना है, अपनी दृष्टि बना के रखनी है, ठीक है। अभी देखो, अभी आजकल वर्तमान में क्या नाम, अमेरिका का जो है वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया। ताकत ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो चीन हमको आंख दिखाता रहता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और चीन उसका भी बहुत अच्छा साथी था वेनेजुला का, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया अमेरिका का। देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो भैंस खोल के ले जाएगा, कोई उखाड़ नहीं पाएगा कुछ भी। और सोचो, राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। चीन से निकटता बढ़ाने के लिए नव स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चीन से निकटता बढ़ाने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किया, ठीक है। चीन जो है, जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, और चीन भी उस समय स्वतंत्र ही था, तो चीन से भारत अपनी निकटता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने अपने क्लास में कई बार बताया है। सबसे पहला तो पंचशील समझौता होता है। नेहरू पंचशील समझौता करते हैं किसके साथ? चीन के साथ 1954 में, ठीक है। इसमें पंचशील में सीधा सा अंतर है कि 5 कुछ ऐसे मामले होंगे जिस पर दोनों देश सहमत होंगे, ठीक है, आगे करने के संबंध बनाने के लिए, ठीक है, रिलेशन अच्छा करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला था कि भाई देखो, भारत और चीन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। अब क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का मतलब यह हो गया कि चीन भी, देखो इनडायरेक्टली तो चीन पाकिस्तान का हेल्प करता है, ठीक है, कश्मीर मुद्दे पे, लेकिन वो कभी खुल के नहीं बोलता है कि चीन जो है भारत का नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो चीन का ताइवान है, ताइवान को भारत ने समर्थन दे दिया कि भाई वो चीन का है, पहले ही बोल दिया है। क्यों बोल दिया? अगर भारत नहीं बोलेगा तो चीन भी कहेगा कि भाई कश्मीर आपका नहीं है, पाकिस्तान का है। तो ये इस तरह से क्या बोल, इंटरनेशनल रिलेशन बनते, कूटनीतिक रिलेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कि ठीक है भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं तो आप हमारे भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हालांकि हमारा तो खुद ही सीमा मिलता है चीन के साथ। डोकलाम उकलाम आप सुने होंगे, कितने विवाद होते रहते हैं, एक तो मूवी भी आ रही है डोकलाम पे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे दोनों देश। परस्पर आक्रमण न करना, दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 1962 में क्या होता है, करता है आक्रमण, ठीक है, चीन आक्रमण करता है 1962 में। यहां पे वो मानता ही नहीं है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब आगे आप देखोगे तिब्बत का जब मामला आता है तो वहां भी ये आंतरिक मामलों वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। चीन कहता है कि भाई भारत जो है हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, क्योंकि जब चीन तिब्बत पे कब्जा करता है, चीन जब तिब्बत को हथियाता है तो दलाई लामा जो है वो भारत में आते हैं और भारत जो है उनको शरण दिया होता है। जैसे अभी आप देखो बांग्लादेश को बनाया किसने? भारत ने। बांग्लादेश, पाकिस्तान जब वहां पे इतना अत्याचार कर रहा था, इतना मारपीट, ठीक है, बलात्कार क्या क्या कर रहा था, उस समय इंदिरा गांधी ने फ्रंट पे आकर बांग्लादेश बनवाया, इन लोगों को अलग देश दिलवाया, और आज यही भारत पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वही है ना कि मैं बोला ना कि जिसके पास ताकत होती है वो कुछ भी कर जाता है। अमेरिका, वेनेजुला के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे, उठा के दिखा दो, उठा लिया। हम लोग बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये समस्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज होती है भैया धर्म, और बाद में सबसे पहला ताकत, सामर्थ्यशाली बनो। आज के समय में टेक्नोलॉजी जिसके पास है, साइंस पर जिसका अच्छा कंट्रोल है, ठीक है, अन्वेषण अच्छा कर रहा है, वो हर एरिया में वो आगे रहेगा, ये ध्यान रखना। और आने वाले समय में अमेरिका देखना सेना में रोबोट को ले आएगी, लड़ो रोबोट से, ठीक है, काम चल ही रहा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा मूल्यांकन देख लो। इस समझौते से दोनों देशों के बीच में विश्वास और सहयोग का माहौल बना। नेहरू ने इसे भारत चीन मैत्री का आधार कहा। हालांकि बाद में चीन द्वारा विश्वासघात, मैंने बताया ना 1962 में युद्ध हो गया, ठीक है, क्योंकि चीन जो है विश्वासघात किया और इस सिद्धांत को कमजोर कर दिया, ठीक है। तो कुछ दिनों तक तो ये अच्छा चला, लेकिन 1962 के बाद जो है भारत जो है चीन पर ना कभी विश्वास नहीं किया, चीन भी भारत पर कभी विश्वास नहीं किया। और आज के समय में चीन जो है भारत को एशिया में अपना प्रतिद्वंदी मानता है और भारत भी चीन को मानता है, ठीक है।
तो ये समस्या है आज के दौर में, लेकिन उस समय ये प्रयास किया गया था शुरुआती दौर में। ठीक है, अगला है हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा चला था 1950 में, इसे भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसमें क्या था कि चीन के प्रति जो है मित्रतापूर्ण रुख अपनाना और दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और राजनीतिक निकटता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। और भारत ने चीन का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह हुआ कि कौन चीन को अस्थायी सदस्यता दी जाए, तो भारत ने खुलकर समर्थन किया था कि चीन को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और यह भी एक प्रयास था कि भाई देखो चीन, हम आपके साथ हैं। लेकिन चीन क्या करता है आज के समय में, भारत अगर कहता है कि मुझे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसका विरोध करता है। इवन विरोध ही नहीं करता है, वीटो भी करता है। यह हाल है चीन का। ठीक है, और इसका चीन का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा, क्योंकि भिखारी देश है, वो तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, भारत एक तरह से क्या है, प्रतिद्वंदी है चीन का। तो चीन के देखो, जब भी दो पड़ोसी हों और दोनों आगे बढ़ रहे हों, तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, अविश्वास फैल जाता है। ठीक है, तो यही भारत और चीन के साथ भी हो रहा है। ठीक है, इस नीति ने दोनों देशों की जनता में के बीच मित्रता की भावना बढ़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान और एशियाई एकता की उम्मीद मजबूत हुई इस सब चीजों से। ठीक है, ये शुरुआती दौर का था भारत और चीन के बीच में रिलेशन को अच्छा करने का। लेकिन तिब्बत को लेकर चीन के दावे को स्वीकार किया, जिससे चीन ने भारत की सद्भावना देखी। देखो, तिब्बत को लेकर भी चीन का जो दावा था उसको भारत ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, हालांकि यह प्रयास भी 1962 के युद्ध के कारण ध्वस्त हो गया, परंतु यह भारत की सब, मैंने बताया ना कि 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण चीजें नहीं रह गई, दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक नारा था वो भी बेकार हो जाता है। शुरुआती दौर में भारत ने अच्छा बनने का, मतलब चीन को समर्थन देने का और उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वो चीन तो चीन ही है। ठीक है, चीन में एक चीज है, चीन जो है ना, एक चीज ध्यान देना, मैं पता नहीं, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन चीन में एक ध्यान रखना, चीन में आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी आतंकवादी विस्फोट भी हुआ होगा वहां पे, कभी बम फूटा हुआ आतंकवादियों के द्वारा। क्योंकि अगर चीन में बम फूट गया तो चीन जो है ना पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देगा। मतलब मैं तो आज तक न्यूज़पेपर देखूं या कुछ भी देखूं, चीन में आज तक एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, और भारत में होता रहता है। तो ये भी एक प्रोपागेंडा हो सकता है, चीन इसको भी यूज कर सकता है पाकिस्तान को कि भाई फोड़ो वहां पे। और चीन में हर जगह पे इतना टाइट सिक्योरिटी है कैमरा के द्वारा कि आप क्या ही बोले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहुबल का प्रयोग किस प्रकार भारतीय निर्वाचन प्रणाली को प्रभावित करता है? बाहुबल का प्रयोग, आप लोग अगर गांव देहात में कभी वोटिंग करने जाते होंगे प्रधानी के चुनाव में या एमपी एमएलए के चुनाव में, अभी तो आप लोग 12वीं में हो, तो हो सकता है कि आप लोगों को मतदान का अधिकार मिल गया हो, नहीं मिला होगा तो आगे मिल जाएगा। लेकिन आप अगर जाते होगे कभी प्रधानी के चुनाव में, तो आप देखते होगे कि वहां बाहुबल का कितना प्रयोग होता है। बाहुबल का मतलब धमका के, डरा के, पैसा बांट के, जो नहीं ले रहा उसको जबरदस्ती दे के उसके वोट को अपने तरफ कर लेना। और बाहुबल का प्रयोग कई तरीके से होता है। ठीक है, भाई हम तुम्हारा ये काम नहीं होने देंगे, तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे, तुम घर बनवाओ घर तोड़वा देंगे। ठीक है, इस तरह से डरा के धमका कर क्या करते हैं, भारतीय निर्वाचन को प्रभावित करते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्या चुनाव जो है निष्पक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार उसमें बढ़ेगा। ईमानदार लोग जो हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। गुंडे और बाहुबल के जो लोग हैं वो चुनाव में आएंगे। तो क्या इस तरह से हमारा लोकतंत्र अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो बाहुबल है वो निर्वाचन प्रणाली को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, हर तरह से। बाहुबल का मतलब यह है कि प्रशासन को भी प्रभावित कर देना। वहां की पुलिस, वहां के डीएम, एसडीएम, हर लोग उससे प्रभावित है या डर रहा है, डर से वोट करने जा रहा है। नहीं चाह रहे हो तुम उनको वोट करना, जो बाहुबली है उसको नहीं चाह रहे हो वोट करना, लेकिन फिर भी वोट कर रहे हो डर से। या हो सकता है कि उसकी लोकप्रियता वो उसने ऐसी बना रखी है अपनी। ठीक है, आप देखे होगे अभी बिहार में अनंत सिंह का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजा भैया का भी चलता है।
तो ये लोग क्या थे, हमारे यहाँ एक थे हरिशंकर तिवारी, वो एक बाहुबली नेता थे। तो बाहुबल का मतलब ये होता है कि ताकत, ठीक है, उस एरिया में कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, ये होता है बाहुबल। और इस प्रकार से अगर होता है तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली कभी भी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। शरीफ और ईमानदार लोग कभी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। कोई अगर लड़ने जाएगा, मान लो अगर कोई शरीफ आदमी है, अगर वो लड़ने जा रहा है तो उसको डरा के धमका के बैठा। हालांकि आज के समय में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ भी कर रहा है कैमरा में आ जाएगा, बेड़ा गर्क। लेकिन एक दौर ऐसा था जब कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय ये बाहुबल जो है वो कितना इफेक्ट किया होगा भारतीय निर्वाचन प्रणाली को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिनेरियो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कहानी के तौर पे इसको लिख सकते हो। देखो, कहानी की तरह समझो चीजों को, अगर कहानी की तरह समझोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। रटने का प्रयास मत करो, एक कहानी की तरह समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है पाकिस्तान द्वारा 1999 में कारगिल में की गई घुसपैठ के उद्देश्य को उजागर कीजिए। पाकिस्तान ने जब 1999 में कारगिल में घुसपैठ किया था तो उसका क्या उद्देश्य था, वो क्यों किया था, क्या उसका लक्ष्य था, ठीक है, ये यहां पे पूछना चाह रहा है। तो देखो, यहां पे हम एक बार नक्शे के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आप ये देखो, ये कारगिल है बीच में, क्या है, ये है कारगिल, ये है श्रीनगर, ठीक है, और ये है लेह, ठीक है। अब यहां से श्रीनगर से ऐसे करके एक अंतरराष्ट्रीय राज्य मार्ग जा रहा है, ठीक है, और इसी को काटने का काम किया था कि श्रीनगर को और लेह को अलग कर दो, और जैसे ये भाग जब श्रीनगर से कट जाएगा ये, ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, अपना अधिकार कर लेंगे। और ये जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, ये भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो ये इनका लक्ष्य था, ठीक है। आगे देख लेते हैं कारगिल युद्ध के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। श्रीनगर और लेह मार्ग को पर नियंत्रण स्थापित करना। ये चाह रहा है कि श्रीनगर और लेह मार्ग जो है, जहां से हमारी पूरी सेना की आपूर्ति होती है, कहां के लिए, सियाचिन के लिए। जैसे मान लो ये जो एरिया है, ये सारे एरिया हैं, ये सारे इसी श्रीनगर से ही तो जा रहा है ना, लेह में चाहे कहां, और ये बीच से ही अगर इसी पे अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसी मार्ग को काट दिया, तो ये तो पूरा हमारे क्षेत्र से बाहर हो गया, हमारा सेना वहां जा ही नहीं पाएगा। तो ये इनका लक्ष्य था, ठीक है, कि श्रीनगर और लेह मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना, जिससे क्या होगा, मार्ग अवरुद्ध होने पर भारत की लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र पर सैन्य आपूर्ति रुक जाएगी, ठीक है। अगला होगा सियाचिन क्षेत्र में भारत की स्थिति कमजोर करना। अब सियाचिन में जैसे मान लीजिए कि अगर ये यही कट गया तो सियाचिन में हमारी सेना नहीं जा पाएगी, उसकी खाना पीना रसद, ठीक है, आयुध, ये सब कैसे पहुंचेगा वहां पे। तो इससे क्या होगा, वहां सियाचिन में भारत की स्थिति क्या होगी, कमजोर होगी। और पाकिस्तान चाहता था कि भारत की सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटे और उसकी सामरिक बढ़त समाप्त हो जाए। कारगिल में कब्जा कर वह भारत पर दबाव बनाना चाहता था, ठीक है, कि वो सियाचिन से क्या हो, भारत पीछे हट जाए, ठीक है। तो ये इसका मेन दो मकसद थे, जिसे हमारी भारतीय सेना ने कारगिल में क्या किया, निस्तो नाबूद कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। समानता के मौलिक अधिकार के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस समानता के मौलिक अधिकार सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि समानता का मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। अब इक्वलिटी पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। भारत में भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, 3 में क्या बोला गया है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा राइट जिसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, आपका विकास नहीं हो सकता, सब कुछ रुक जाएगा। और हम जब अंग्रेजों से हम लड़े, आजादी पाए, हम आजादी किस चीज के लिए चाहते थे, इसी फंडामेंटल राइट के लिए चाहते थे, कि हमको फंडामेंटल राइट है हमारा, उसी का तो वही तो नहीं था हमारे पास उस समय। क्योंकि जब जो अंग्रेज चाहता था, किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को बहुत बारीकी से झेला था, ठीक है,
इस सब चीजों को झेला था, तो उनको पता था कि फंडामेंटल राइट्स को बनाना और उसे ऐसे आर्टिकल में डालना जिसको क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को दी गई कि अगर कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करना चाहता है तो आप सीधे कहां पहुंचोगे? कोर्ट पहुंचोगे। ठीक है, और इसका बकायदा आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें व्यवस्था किया गया है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का किसी भी आर्टिकल का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए बाध्य है। ठीक है, यह अधिकार पता होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि समानता के अधिकार में क्या क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष जो है सब समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सब समान होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। जैसे मान लो अंबानी का लड़का अगर किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि अंबानी के लड़के बहुत अमीर हैं तो उनपे कोई और धारा लगेगी। हालांकि पैसे की ताकत से वो बच जाएंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि पैसा जो है, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे भाई उनके समर्थन में, या कुछ और ही मनगढ़ंत चीजें आ जाएंगी, लेकिन पैसे की ताकत से वो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये साबित हो जाता है कि कोई भी पैसा वाला आदमी या कोई भी अमीर आदमी, ठीक है, अगर कानून का किसी भी धारा का उल्लंघन किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, उसके साथ भी वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो एक आम गरीब रिक्शा वाले के साथ अपनाया जाता है। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। ठीक है, कि लॉ के समक्ष सब समान होंगे। जाति पाति नस्ल धर्म कास्ट एरिया स्थान जन्म, इस सब के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। कौन? लॉ, कानून, मतलब राज्य। अगर कोई भी किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन करता है या कानून को नहीं मानता है तो कोर्ट, राज्य क्या करेगी? पकड़कर रेल देगी और क्यों, कोर्ट जो है उसके सजा देगी। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे किसी समानता के अधिकार का हनन होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई वैकेंसी लाई सरकार के भी, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर सकती, सरकार मान ली कोई वैकेंसी लाई और उसमें उसने कह दिया कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को इसमें नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन अगर वो अप्लाई नहीं कराने का एक रीजन नहीं दिया, वैलिड रीजन नहीं दिया, तो आप कोर्ट में जाकर अपनी समानता के लिए लड़ सकते हैं कि भाई हमको क्यों नहीं दिया। लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। रीजन अगर राज्य के पास है, क्योंकि यहीं से रिजर्वेशन फिर शुरू होता है। ठीक है, संविधान में हर चीज का एक प्रावधान किया गया है ना, तो अगर रिजर्वेशन के थ्रू अगर कुछ होता है तब तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आप क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं या कोई हैं, अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है राज्य सरकार, तो आप उसके विरुद्ध भी कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है भाई देखो भेदभाव निषेध है, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। अब भेदभाव के बारे में आज आप लोग अगर शहर में हैं तो क्या करना, लेकिन अगर आप गांव में अगर हैं, किसी पिछड़े एरिया में हैं, तो आज भी आपको भेदभाव देखने को मिल जाएगा। भेदभाव, अगर आप बिहार में जाएं, कभी बहुत पिछड़े एरिया में जाएं, वहां मुसहर कास्ट मिलेगा, डोम कास्ट मिलेगा। डोम कास्ट के साथ तो इतना तगड़ा भेदभाव होता है कि अगर उनको छू लिया कोई तो उसको नहाना पड़ता है, वो बहुत दूर खड़े होते हैं। एक समय में ऐसा था कि इन लोगों की परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह का भेदभाव होता था। खाना भी अलग दिया जाता था। तो ये सारे जो भेदभाव हैं, इसको क्या किया गया? अनुच्छेद 15 के तहत समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया। हालांकि अभी भी कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा ये भेदभाव, क्योंकि हर आदमी कोर्ट थोड़ी ना पहुंचेगा भाई। कोर्ट पहुंचने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, अर्थ होना चाहिए। न्याय तभी आपको मिल सकता है जब आपके पास पैसा है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, अकेले कितना लड़ोगे। ठीक है, संविधान ने व्यवस्था तो की है, लेकिन यहां इसको लेने के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बोलता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। मैंने ये बताया था अभी आपको ऊपर कि अगर कोई भी सरकार वैकेंसी निकालती है तो आपको समान अवसर मिलेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर भेदभाव किया जाता है तो वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई
फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो उसको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसको भी भेदभाव नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पीछे तर्क है, ठीक है। तर्क ये है कि भाई इनके साथ बहुत ज्यादा इनको शोषित रखा गया, इनको दबा के रखा गया, इनको शोषण किया गया, इनका आत्मविश्वास जो है बढ़ने नहीं दिया गया, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इनके आत्मविश्वास को बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अंबानी के लड़के को किसी रिक्शे वाले से आप तौल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। जैसे मान लो कोई मिडिल क्लास है, कोई IAS का लड़का है, उसके पास पढ़ने के सारे साधन संसाधन है, तो ऐसी स्थिति में रिक्शे वाले के पास नहीं है, तो उसको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन देकर इक्वल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों में आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता के बारे में मैंने आपको बताया कि छुआछूत बहुत बड़े लेवल पे होता था, ठीक है। आज तो चलो देखो, सोशल मीडिया ने कुछ गड़बड़ किया है तो कुछ अच्छा भी किया है, ठीक है। अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, जाति सूचक शब्द बोल रहे हो या गाली दे रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो अस्पृश्यता को प्रदर्शित करता है, छुआछूत को प्रदर्शित करता है, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। और आजकल बहुत सारे सोशल एक्टिव लोग भी हैं, वकील हैं, जो बहुत सारे सोशल चीजों पर काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो इस सब चीजों में क्या है, सोशल मीडिया थोड़ा सा काम किया है, लेकिन अभी भी अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है, ठीक है। आज भी आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे सवाल, ऐसे मामले देखने को मिल जाएंगे भारत में, ठीक है। अनुच्छेद 18 की हम बात करें, उपाधियों का उन्मूलन। किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं होगा, जैसे राजा साहब, राय बहादुर साहब, ठीक है, इस तरह की जो उपाधि है जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन लाता है, ठीक है, एक भेदभाव लाता है, ठीक है। तो ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन शिक्षा से संबंधित अगर कोई उपाधि है, पुरस्कार से संबंधित कोई उपाधि है, तो आप उसके अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, जैसे भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न जो भी हैं, ठीक है, या जैसे हो गया पद्म विभूषण विजेता, ठीक है, या डॉक्टर साहब या वकील साहब, ठीक है, नहीं होता है कि एडवोकेट ये, एडवोकेट वो, ठीक है, प्रोफेसर ये, ठीक है, ये साइंटिस्ट लगा सकते हैं अपने नाम के आगे पीछे। तो शिक्षा से संबंधित और पुरस्कार से संबंधित चीजों को आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसी चीजों को नहीं जोड़ सकते जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन को प्रदर्शित करता हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो समानता के संबंध में हमें हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता क्या है, मूल क्षेत्राधिकार होता क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि वो ऐसे मामले, ठीक है, ऐसे मैटर्स, ऐसे इश्यूज जो सीधे के सीधे कहा न्यायालय में, सीधे के सीधे न्यायालय में चला जाए, सीधे उच्च न्यायालय में चला जाए, उच्च न्यायालय में आप डाल सकते हो, उसमें कहीं भी आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे उच्च न्यायालय सुनने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो ऐसे मामले को हम कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है। यानी मामला किसी अन्य निचली अदालत से अपील के रूप में नहीं आता है, वो सीधे कहां आ जाता है, उच्च न्यायालय में आ जाता है। भारतीय उच्च न्यायालय को संविधान और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विशेष मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जैसे, ठीक है, कि भाई देखो, इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ये पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर वहां 10 साल केस चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहां चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि सीधे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के लेवल का कुछ चीजों को क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय ही सुन सकता है। जैसे मौलिक अधिकार से अगर कोई संबंधित मुद्दा है, ठीक है, या निर्वाचन से संबंधित कोई मुद्दा है, तो वो सीधे उच्च न्यायालय ही सुनेगा, ठीक है। जैसे विधानसभा या संसद द्वारा पारित ऐसे कानून जो संविधान के खिलाफ हों, वो सीधे, या मौलिक अधिकार का मामला हो या चुनाव संबंधी मामला हो, ये सीधे के सीधे कहां जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे या उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वो उसको इससे बाहर रखा गया है।
उसकी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये जो मामले या तो राज्य लेवल पे होगा या तो भारत के लेवल पे अगर होगा तो भारत के लेवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, राज्य के लेवल पे होगा उच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो सीधे उच्च न्यायालय में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य तथा सरकार के बीच में किन्हीं 5 अंतर को स्पष्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत आसान है। अंतर का आधार याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अंतर का आधार याद रखो। अंतर का आधार में सबसे पहले अगर आप देखो तो अधिकार, सभी अधिकार और शक्तियां राज्य के पास होती हैं। जितने अधिकार होंगे, जितनी शक्ति होंगी, वो किसके पास होती है? राज्य के पास या सरकार के पास? तो भैया ये होती है राज्य के पास। सरकार सिर्फ उसका उपभोग करता है। जैसे मान लो सरकार अगर बदल गई तो क्या शक्ति भी बदल जाती है? जो आएगा दूसरा वो शक्ति का उपयोग करेगा। ठीक है, तो अधिकार और शक्ति जो है किसके में होती है? राज्य में होती है। सरकार क्या करता है? सरकार जो है अधिकार और शक्ति राज्य से प्राप्त करता है। तो अर्थात राज्य जो है सरकार से ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया। छोटी तथा बड़ी या छोटी इकाई की बात कर लो तो राज्य बड़ी इकाई है या सरकार बड़ी इकाई है? भाई राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य पूरा बड़ा है, सरकार उससे छोटा है। तो राज्य क्या है? बड़ी इकाई है, जिसमें सभी राज्य के सभी नागरिक शामिल होते हैं। ठीक है, भारत एक राज्य है, इसमें सभी नागरिक शामिल हैं। ठीक है, लेकिन सरकार में एक छोटी इकाई है जिसमें राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार की हम बात करें तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है? सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एमसीडी में जो अधिकारी हैं, जो क्या नाम है स्कूल में सरकारी टीचर हैं, ये लोग कौन है? ये राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंत्री हैं। ये लोग क्या है? जैसे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये लोग क्या है? सरकार के अंग है। लेकिन सरकार के अंग क्या है? छोटे होते हैं। राज्य में सब आते हैं। राज्य में वो मुख्यमंत्री भी आएंगे, वो मंत्री भी आएंगे, आईएएस भी आएंगे, आईपीएस भी आएंगे, आम नागरिक भी आएगा, वोटर भी आएगा, रिक्शा वाला भी आएगा, सब आएगा राज्य के अंदर। ठीक है, तो राज्य जो है वो बड़ी इकाई हो जाएगी, लेकिन सरकार क्या होगी? छोटी इकाई होगी। ठीक है, चलिए अगला याद रखते हैं, अमूर्त और मूर्त। मूर्त और अमूर्त मतलब जो दिखता है, जो नहीं दिखता है। तो राज्य को क्या कर सकता है? राज्य जो है अमूर्त है, राज्य काल्पनिक है। आप बस उसका भौगोलिक एरिया को देख रहे हो। ठीक है, ये भूगोल है, भौगोलिक एरिया को देख रहे हो। तो राज्य क्या है? अमूर्त है। अब मान लो किसी ने आपको पीट दिया, कूट दिया, कुछ भी कर दिया, तो राज्य को आपको बचाना है, राज्य आपको बचाएगा। तो राज्य के पास जाओगे, राज्य किसके पास जाओगे? राज्य की शक्तियों का, राज्य के अधिकारों का उपयोग कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो आप किसके पास जाओगे? सरकार के पास। अर्थात सरकार क्या है? मूर्त है। सरकार को आप देख सकते हो, राज्य के भौगोलिक एरिया को आप देख पाओगे, बाकी आप कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन राज्य की शक्तियों का उपयोग, राज्य के कार्यों का जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? सरकार पे है। जैसे मान लीजिए भारत पे किसी पाकिस्तान ने चाहे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो जनता किससे पूछेगी? केंद्र सरकार से पूछेगी। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो आप मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए किससे बात करेंगे? राज्य से बात करेंगे। ठीक है, तो राज्य से बात करेंगे। राज्य जो है आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वो आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा। ठीक है, अब सरकार के बोलोगे कितने अंग है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। अब आप कहोगे सरकार मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, सरकार के 3 अंग है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर सरकार बनाती हैं। समझ रहे हो? सरकार का मतलब सिर्फ मोदी और योगी जी और क्या बोलते हैं मिनिस्टर नहीं है। सरकार का मतलब है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है? सरकार मूर्त है, यानी न्यायालय में जाओगे तो जज साहब को देखोगे ना बैठे हुए, तो क्या है? ये मूर्त है। लेकिन राज्य अमूर्त है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अस्थाई और अस्थाई। राज्य जो है अस्थाई है, राज्य हमेशा रहेगा, राज्य को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार आती जाती रहती है। आज कोई और जज बना हुआ है, कल कोई और आगे उस कुर्सी पे बैठेगा। आज कोई और प्रधानमंत्री है, कल कोई और आगे बैठेगा। आज कोई और मुख्यमंत्री है, कल कोई और आगे बैठेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने साथ पावर लेके चला जाएगा। जो दूसरा आएगा वो बैठेगा, वो पावर को यूज करेगा। तो अर्थात राज्य जो है अस्थाई है, परमानेंट इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन सरकार जो है अस्थाई है, वो आती जाती रहती है। 5 साल बाद वो चेंज हो सकती है। ठीक है, 60 साल बाद, 62 साल बाद
जज चेंज हो सकते हैं, पुलिसकर्मी, आईएएस, आईपीएस, ये सब रिटायर होंगे, दूसरे आएंगे। लेकिन क्या राज्य भारत को चेंज कर दोगे आप? भारत की जो भौगोलिक एरिया उसको चेंज कर दोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो राज्य है वो अस्थायी होती है, ठीक है। संप्रभु शक्ति, संप्रभु शक्ति किसमें होती है? तो संप्रभु शक्ति जो होती है राज्य के पास होती है। संप्रभुता राज्य में होती है, सरकार में नहीं होती है। सरकार सिर्फ राज्य के संप्रभु शक्ति का उपयोग करता है, प्रयोग करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार जाती तो संप्रभु शक्ति की भी लेके चली जाती। मान लीजिए जो सरकार में है अभी, वो जाता तो संप्रभु शक्ति भी लेके चला जाता, लेकिन संप्रभु शक्ति किस में है? राज्य में है। तो राज्य में होने के नाते जो भी दूसरा आके बैठेगा उस कुर्सी पर, उसके अंदर ऑटोमेटिक संप्रभुता की शक्ति आ जाएगी। तो सरकार केवल राज्य के शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, उसकी शक्ति को लेकर जा नहीं सकता। जितने टर्म्स के लिए, जितने उम्र के लिए वहां पर बैठना है उसको बैठेगा, काम करेगा और फिर वो चला जाएगा। फिर उसकी वैल्यू, कहते हैं ना, भारत में कहा भी जाता है भाई कुर्सी को सब सलाम करता है, आदमी को थोड़ी नहीं करता है। जब तक कुर्सी पे है तब तक सलाम दे रहा है, जैसे कुर्सी से उतरेगा बाय बाय टाटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो विरोध की बात करो, विरोध, राज्य का विरोध करना कानूनन अपराध है, यह राजद्रोह माना जाएगा। आप राज्य का विरोध नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सरकार का विरोध या आलोचना किया जा सकता है, इसे अपराध नहीं माना जाएगा। आप भारत का विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आज के दौर में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि सरकार और राज्य बराबर हो गए। अगर कोई सरकार के नीतियों का, सरकार के लाए हुए किसी कानून का, सरकार की किसी योजना का विरोध आप करते हो तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो राज्य का ही विरोध कर रहा है, ये तो देशद्रोही आदमी है। जबकि हमारा संविधान सीधी सीधी बात बोलता है कि आप सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हो, उसकी आलोचना कर सकते हो, यह राज्य का विरोध नहीं है। राज्य का विरोध का क्या मतलब है कि राज्य की सुरक्षा के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिए, राज्य की अखंडता के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिए, ठीक है, राज्य को बांटने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है, राज्य के विरुद्ध जो है किसी विदेशी, जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे भारत के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हो, तो ये जो है जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की अगर सुरक्षा में अगर किसी तरह की बाधा पहुंचा रहे हो तब आप देशद्रोही होगे। लेकिन अगर किसी सरकार के फैसले का, किसी सरकार के नीतियों का अगर आप विरोध कर रहे हो तो वो सरकार का विरोध नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप राज्य का विरोध कर सकते हो, राज्य का विरोध आप नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार का विरोध कर सकते हो, ये कोई अपराध नहीं है। बट आज के समय आप जानते हो कि राज्य के शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। तो सरकार जो ऐसे ऐसे कानून बना दिया है कि जैसे आप सरकार का विरोध करोगे वो उसको राज्य का विरोध बनाकर डिटेंशन में डाल देगा, पड़े रहो। अभी आप देख लो, जो आपने 3 इडियट देखा होगा, सुसुंग वांगडू, आपने सुना होगा ना, आज उनको जेल में डाला हुआ है। क्योंकि आप अगर कुछ मांग कर रहे हो सरकार से तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार सीधे उठा रही है जेल में डाल रही है, ठीक है। उनसे बस क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन करोगे भाई देशद्रोही बन जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की रचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के रचना कैसे होती है? भाई बहुत आसान है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की रचना बहुत आसान है। जैसे ही कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनता है, उसके महासभा में उसको सदस्य मान लिया जाता है। अभी 194 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में है, तो महासभा में कितने लोग हो जाएंगे? जो जनरल असेंबली होती है उसमें कितने देश हैं? 194 देश हो जाएंगे, ठीक है। उसमें सदस्य जाएंगे, एकदम पार्लियामेंट वाला स्थिति है, जाएंगे वहां योजनाओं पे, कानून पे वाद विवाद होगा, प्रस्ताव होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद चीजें होंगी। ये सारी चीजें महासभा में ही होती हैं। जैसे आप कोई भी देश सदस्य बनता है वो महासभा का सदस्य बन जाता है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, ठीक है। रचना की अगर हम बात करें तो रचना भी ऐसे ही है। दुनिया भर के देश जो है यूनाइटेड, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, चार्टर के हिसाब से अपना उसमें सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने के बाद उसमें बैठते हैं, जो भी, ठीक है, जो भी कानून होगा, जो भी योजना होगा उसे बकायदा वहां पेश किया जाता है, उस पर वाद विवाद होता है, जिस कंट्री का, जिस देश का मामला होता है वो वहां पे जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद में
ठीक है। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य इसके बहुत सारे हैं, ये सारे कार्य ही हैं जो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे सचिवालय है, चाहे संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, चाहे आप कह लो, इन सब को निगरानी का काम भी कौन करता है? ये महासभा ही करती है। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का काम कौन करता है? महासभा ही करती है। लेकिन अब यहां भी देखो, आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक लगता है आपको? हर देश अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा अगर किसी के पास ताकत है तो। मैं बार बार ये बात कहता हूं, जिस देश के पास भी ताकत है, अब आप एक बात बताओ, पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले भी दो देश हैं अगर देखा जाए तो, और ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं, और इसी के नाम पर काम करते हैं सुरक्षा परिषद में। रूस को ले लो और अमेरिका को ले लो, ये दोनों देश के राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई भी जाएगा तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ को मानेंगे, क्योंकि सुरक्षा परिषद में है। सुरक्षा परिषद में होने के नाते इनके खिलाफ कुछ भी करोगे वीटो कर देंगे, वीटो हुआ नन एंड वॉइड हो जाता है। तो महासभा के पास भी उतनी ताकत नहीं है जितना सुरक्षा परिषद के पास है, ठीक है। तो कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे कार्य, जैसे बजट पास करना, ठीक है, योजना पे वाद विवाद करना, क्या वित्तीय मामले में फैसले लेना, ठीक है, कहां पे किस देश को सहायता दी जाएगी, किस देश को सहायता नहीं दी जाएगी, ये सारे फैसले महासभा में ही लिए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कंट्रोल होता है सुरक्षा परिषद के पास, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किन्हीं 5 परामर्श संबंधी कार्यों के बारे में बताइए कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या क्या परामर्श दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने क्लास में बताया है, अगर मौका मिले तो आप डिटेल में जाकर वहां पे देखना, आपको बहुत सारी जानकारियां वहां पर मिलेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है वो क्या क्या परामर्श दे सकता है सरकार को। तो सरकार सरकारी नौकरी के संबंध में परामर्श दे सकता है, जैसे IAS IPS में कितनी वैकेंसी होगी, कितने कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर क्या जाएंगे, ठीक है। ये सारी जो है सरकारी नौकरी से संबंधित परामर्श देने का काम संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग करता है। पदोन्नति, प्रमोशन, किस IAS को क्या प्रमोशन दिया जाएगा, किस कैडेट में भेजा जाएगा, ठीक है, किस पद पे रखा जाएगा, किसका अच्छा फीडबैक है, किसका बुरा फीडबैक है, किसको डिमोशन दिया जाएगा, ये सारे पर भी जो सरकार है वो लोक सेवा आयोग से क्या करती है? परामर्श करती है और उसको देना पड़ता है। सेवा शर्तों और नियमों पर परामर्श, कि सेवा शर्त क्या होंगे, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, कितनी छुट्टी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, कितना लीव होगा, कितना DA होगा, कितना PA होगा, अनुशासन का क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, ये सारा क्या प्रोटोकॉल होगा, ये सारी चीजों पर भी ये परामर्श दे सकता है। जैसे IAS IPS जितने बड़े बड़े पद हैं, ठीक है, उनके लिए सेवा, जैसे किसी को बंगला दिया जाएगा, बंगला कितने एकड़ का होगा, ये सारी चीजें सब कुछ ये संघ लोक सेवा देता है परामर्श सरकार को। अनुशासन मामलों पर परामर्श, अब कोई जैसे मान लो कोई अधिकारी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने घूस ले लिया, ठीक है, या भ्रष्टाचार कर दिया या किसी का फेवर ले लिया, तो ऐसे मामले में किस तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं, जैसे उसको सस्पेंड करना है या उसे नौकरी से निकालना है या उस पर किस तरह की जांच बैठानी है, इन सारों पर भी क्या कर सकता है लोक सेवा आयोग जो है परामर्श देता है। किसको? सरकार को, कि क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकते हैं, वो पूरा लिख कर देता है, ठीक है। भर्ती परीक्षा प्रणाली पर परामर्श, इसके बारे में मैंने बता दिया कि भर्ती परीक्षा में किस तरह से एग्जामिनेशन होंगे, किस किस कैटेगरी में एग्जामिनेशन होंगे, क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, इस सारी चीजें, उम्र का क्या क्राइटेरिया होगा, इस सब चीजों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग जो है सरकार को परामर्श दे सकता है और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य को परामर्श दे सकता है। तो ये 5 आप याद रखो, ठीक है, और इसमें बस जो बताया वो लिख देना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अर्थात अगर राष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से, तो राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटा सकते हो।
तो जाहिर सी बात है, सिंपल है, महाभियोग लगा के हटा सकते हो। महाभियोग में कौन कौन, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग ला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को भी अपना जो है क्लेरिफिकेशन देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति जो है जब महाभियोग लगता है तो अपने बचाव के लिए खुद या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है सदन में अपना पक्ष रखने के लिए, पहली चीज। दूसरा, अब महाभियोग किस किस आधार पर लगता है? भाई राष्ट्रपति कुछ गलती करेगा तभी तो महाभियोग लगेगा। तो इसका सिंपल सा बात है, असमर्थता के आधार पर, अगर असमर्थ है, नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कदाचार पे, दुराचार पे, इस सब स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति है किसी देशद्रोह के मामले में फंसा हुआ है तो ऐसे में लगा दो भाई, भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है ऐसे में लगा सकता है, दुराचार के मामले में फंसा हुआ है तो ऐसे में लगा सकता है, अवचार के मामले में फंसा हुआ है तो इस पे भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर लगा के भेज दो। जब असमर्थ है काम करने में, ठीक है, या पागल है, अपना पद नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग में 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास होगा तभी महाभियोग सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया हो कि हटाने के क्या क्या नियम है, किस किस आधार पर हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो ये इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन सा सदन, कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है और कैसे? तर्क दीजिए। अब भारतीय संसद में 2 सदन है, कौन कौन से हैं? लोकसभा है और राज्यसभा है। अब दोनों में भाई इसको कहते हैं अपर हाउस, इसको कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। इंग्लिश में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ताकतवर ये है, राज्यसभा ज्यादा ताकतवर है लोकसभा से, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि भाई लोअर लिख दिया तो भाई ये कम ताकतवर है। सबसे ज्यादा ताकतवर है लोकसभा, लोअर जो है, लोअर सदन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर। अब कैसे ताकतवर है भाई? ताकतवर इस मामले में कि वित्तीय मामले में इसके पास ज्यादा ताकत है। अगर वित्त मैटर पे, जैसे फाइनेंस पे अगर कोई भी पारित कर देता है ना, ये प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राज्यसभा इसे रोक नहीं सकता। अगर ये 14 दिन के अंदर अपना सुझाव नहीं भेजा तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो वित्तीय मामले में पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास हो गया? लोकसभा के पास हो गया, पहली चीज। ठीक है, अगर मान लो 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ बना के भेज दिया कि भाई नहीं ये चीज ना मुझे गलत लग रही है, इसमें सुधार करो, लोकसभा के पास गया, लोकसभा बोलेगा भाई मैं कर ही नहीं रहा, सब सही है, दोबारा भेजो इसको, हम नहीं करेंगे सुधार, तो वो एज इट इज राज्यसभा के पास जाएगा। अब इस बार राज्यसभा नहीं रोक पाएगा इसको, अब सीधे चला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। लोकसभा सोचो इतना ताकतवर है वित्तीय मामले में, पहली चीज। दूसरा, मान लो कि किसी चीज पर कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर ये दोनों की बहस हो गई, दोनों पारित नहीं करना, मतलब लोकसभा पारित करके भेजा, ये बोल रहा है कुछ और, राज्यसभा कह रहा है नहीं इसका कुछ और होगा, संयुक्त सदन बैठ जाएगी। संयुक्त सदन अगर बैठती है तो इसके पास कितने हैं? 550 हैं, ठीक है, और इसके पास कितने हैं? 250 हैं। यहां भी आप देखो दोनों 250 है। अगर वोटिंग भी होती है तो लोकसभा जीत जाएगा। ठीक है, अब संयुक्त सदन जब बैठेगी, संयुक्त सभा जब बैठेगी, अब उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा। तो हर मामले में आप देखोगे ये राज्यसभा से ताकतवर आपको मिल जाएगा लोकसभा। ठीक है, क्लियर है आपको? 3-4 पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा नहीं। वैसे तो मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, ये 3-4 पॉइंट लिख के आना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वित्तीय मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, संयुक्त सदन अगर बैठती है तो वहां भी लोकसभा ज्यादा ताकतवर निकलेगा। अगर संयुक्त सदन बैठती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, वहां भी उसको फेवर है। कोई भी मामला होगा तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा,
जाहिर देखो, आप कितना भी करोगे अपने निष्पक्ष हो, लेकिन फेवर तो लेगा ही लेगा लोकसभा का। ठीक है, तो ये 3-4 मामले में राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर है कौन? लोकसभा। अब एक बात सोचो, मान लो राज्यसभा महाभियोग लगा दिया जज पे, चाहे तुम्हारे राष्ट्रपति पे, किसी पे भी महाभियोग लगा दिया, मान लो संख्या बल अभी भी लोकसभा के पास है, लोकसभा चाहेगा तो रोक देगा उसको, नहीं लगने देगा। भाई तुम्हारे पास 250 ही है ना, बहुमत तो अभी भी इसके पास है, वहां भी रोक देगा। तो लोकसभा जो है राज्यसभा से अधिक ताकतवर है, इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा में सदस्य बैठते हैं वो सीधे किसके द्वारा चुन कर आते हैं? जनता के द्वारा। तो असल में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है भारत का, असल रिप्रेजेंटेशन जो है जनता का अगर कोई कर रहा है तो ये है लोकसभा ही कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों क्या रिप्रेजेंटेशन लोकसभा कर रहा है तो लोकसभा के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्यसभा में जितने आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई क्यों, कारण क्या है, तो कारण में आप ये लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वित्तीय मामलों में सर्वोच्चता है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने बताया ना कि क्योंकि मंत्रिपरिषद है, जितने मंत्री होंगे सरकार में, ठीक है, कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो लोकसभा के, जैसे मान लो लोकसभा भंग अगर होती है तो क्या ये मंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। जो सरकार बनाता है वो लोकसभा ही बनाता है ना, लोकसभा भंग तो सरकार गई काम से। राज्यसभा तो अस्थाई है, राज्यसभा तो चलती रहती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग तो मंत्री बह गए काम से। ठीक है, सरकार का गठन लोकसभा के बहुमत पर ही निर्भर होता है, मैंने बताया अभी आपको। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण, क्योंकि संख्या बल अभी भी किसके पास है? 550 में बार बार कहूंगा, 550 का खेल किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी भी लोकसभा में ही, लोकसभा के बिना नहीं मिल सकती। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होगा तो वहां भी लोकसभा ज्यादा ताकतवर निकलेगा। लोकतांत्रिक राजनीति और चुनाव की प्रतिस्पर्धा में भी लोग वही है, आरक्षण की नीति और सामाजिक न्याय की राजनीति। कुल मिलाकर ये समझो कि ये दोनों में जो अधिक शक्तिशाली है वो लोकसभा ही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों से कैसे भिन्न होती है? प्रत्येक प्रकार की पार्टियों के कम से कम 2 उदाहरण दीजिए। सिंपल है क्वेश्चन यार ये, इसका भी क्या ही हम बताएं। ठीक है, ठीक है, पहला देख लेते हैं, कार्य क्षेत्र की बात कर लें तो जो नेशनल पार्टी होती है ना, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है पूरा भारत होता है, वो किसी एक एरिया में कार्य नहीं करती है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो सिर्फ अपने एक क्षेत्र में काम करती है। जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, वो पूरे के पूरे भारत में उनका क्या है? असर है, उनके विचारधारा का, उनकी पार्टी के लोग मिल जाएंगे पूरे भारत में। लेकिन क्या जो तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, ठीक है, क्या जो जेडीयू है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, क्या पूरे भारत में इनके हैं? नहीं है। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी उसका असर पूरे भारत पे होगा, वो उनका कार्य क्षेत्र पूरा भारत होगा। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो अपने स्पेशल क्षेत्र में ही, ठीक है, एक प्रदेश में या एक एरिया में ही एक्टिव रहती हैं, वही उनका कार्य क्षेत्र होता है। विचारधारा की बात करें तो जो नेशनल पार्टियां होती है ना, वो ऑलमोस्ट पूरे भारत की विचारधारा का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, पूरे भारत की विचारधारा का समायोजन करती हैं। जो लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका विचारधारा उस क्षेत्र से संबंधित होगा। जैसे मान लो कहीं पे भाषा के आधार पर, जैसे आंध्र प्रदेश कैसे बना? भाषा के आधार पर बना, तो वहां पर जो पार्टी एक्टिव होगी वो भाषा के आधार पर काम करेगी। कहीं संस्कृति के आधार पर होती हैं, कहीं जाति के आधार पर होती हैं, कहीं धर्म के आधार पर भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें, विचारधारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखोगे कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को ले लो, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है आप देखोगे ज्यादातर केरल और एरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होगी। और दूसरा, जो गरीब लोग होंगे, ठीक है, वो ज्यादा इनके बहकावे में आ जाते हैं। बहकावा कह लो या विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षित नहीं होंगे, हो सकता है वो शिक्षित भी हो, वो भी आ जाएंगे।
ठीक है। मार्क्स का जो एंगल है ना, इस पे हम नहीं जाएंगे यार, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। बस इतना समझो कि विचारधारा के आधार पर अगर आप देखोगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो उस विशेष क्षेत्र के ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन नेशनल पार्टियां जो होती हैं वो ऑलमोस्ट पूरे भारत की विचारधारा का समायोजन अपने अंदर किया हो करके रखते हैं। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में हर विचारधारा के लोग मिलेंगे, भाजपा में भी आपको लगभग हर विचारधारा के मिलेंगे, लेकिन भारत जो है थोड़ा भाजपा जो है वो थोड़ा जो है राइट विंग की तरफ होती है, ठीक है, कैपिटलिस्टों की तरफ होती है, ठीक है। उसमें हर तरह के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गरीबों का चाहे सर्वहारा वर्ग का वो कर देगी, ठीक है, साइड कर देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला, पहचान की अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो पूरे भारत में अपनी पहचान बना के रखती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की पहचान एक एरिया तक ही सीमित रहता है। उद्देश्य की बात करें तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है कि पूरे भारत से अपने चुनाव जीतकर अपना सरकार बनाना और केंद्र में भी अपना सरकार बनाना। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में ही एक्टिव रहती हैं और उनका प्रयास होता है कि राज्य लेवल पर ही अपनी सरकार बना लें, काफी है। तो इनका उद्देश्य होता है। और दूसरा, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा उठाती हैं। क्षेत्र के मुद्दे जैसे वहां की संस्कृति होगी, वहां की भाषा हो गया, वहां का खान पान हो गया, वहां का रीति रिवाज हो गया, इन सब मुद्दों को ज्यादा उठाती हैं। लेकिन जो नेशनल पार्टियां होंगी वो सिर्फ एक एरिया के बारे में बात नहीं कर सकती, उनका जो मुद्दा होता है वो नेशनल मुद्दा होता है, ठीक है, बड़े मुद्दे होते हैं उनके, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, द्रविड़ मुन्नक कंगड़म और तृणमूल कांग्रेस, ये सारे क्या हैं? ये क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और ये अब आप जैसे उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं बिहार में कई लोग तो इस पार्टी का नाम भी नहीं सुने होंगे। तृणमूल कांग्रेस तो चलो थोड़ा बहुत सुने भी होंगे, क्योंकि बंगाल जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, ममता जो बनर्जी हैं वो बहुत ज्यादा रहता है न्यूज में उनका, तो कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन पता नहीं पार्टी का नाम जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे ही साउथ के लोगों को, बहुत लोगों को आरजेडी और जेडीयू इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा, समाजवादी पार्टी के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में क्षेत्रीयता के विकास के लिए जिम्मेदार किसी 5 कारकों का वर्णन करें कि भाई क्षेत्रीयता का विकास क्यों होता है, किसी के अंदर क्षेत्रीयता की भावना क्यों बहुत ज्यादा आ जाती है कि भाई मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, वहां कोई बिहार का चाहे कोई यूपी का चला जाता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाने लगता है। तो ये जो क्षेत्रीयता की भावना आती है वो कैसे आती है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं? तो सबसे पहला तो आप समझ लो भाषा ही है। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कोई केरल में जा रहे हो, वहां भोजपुरी बोल रहे हो, महाराष्ट्र में देखो कई बार भाषा को लेकर हिंसा भी होती है, लोगों को मारा पीटा जाता है। तो ये क्षेत्रीयता की जो भावना अंदर भरी पड़ी है ये भाषा की विविधता के कारण है, ठीक है। आर्थिक असमानता की बात कर लो, ठीक है, जो क्षेत्रीयता की भावना जो आती है आर्थिक असमानता के कारण आती है। मान लो कोई सरकार है केंद्र में, वो क्या कर रही है, किसी एक राज्य को खूब दे रही है, किसी एक जाति किसी एक वर्ग को तो खूब फंडिंग कर रही है, लेकिन दूसरे के साथ भेदभाव कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भी क्षेत्रीयता की भावना बढ़ने लगती है। आपको बता दें, अभी जब योगी जी नहीं थे तो उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल राज्य की मांग हो रही थी। पूर्वांचल राज्य की मांग क्यों हो रही थी? क्योंकि ये जितने समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, वो गोरखपुर साइड के एरिया का विकास ही नहीं करती थी, वहां फंड ही नहीं देती थी। तो एक भावना वहां भरने लगी थी लोगों के बीच में कि हमारा तो विकास ये लोग कर ही नहीं रहे, तो हम क्यों ना उत्तर प्रदेश से कट कर क्या करें, एक पूर्वांचल राज्य बना लें। इसकी मांग उठने लगी थी। अगर योगी जी नहीं आए होते सरकार में तो हो सकता है कि ये एक बड़ा आंदोलन भी बन सकता था, लेकिन योगी जी आए तो अब पूर्वांचल में अच्छा काम होने लगा, विकास होने लगा, सड़कें उड़के बिजली अच्छे हो गए, पूर्वांचल की मांग खत्म हो गई। तो आप अब समझ रहे हो कि आर्थिक असमानता अगर आएगी तो भी क्षेत्रीयता की भावना क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। अगर सरकार सब पे समान रूप से दृष्टि नहीं रखती है आर्थिक रूप से, तो इस स्थिति यही होगी कि अलग राज्य की मांग होने लगी। जैसे तेलंगाना में भी एक तो भाषा भी था, दूसरा आर्थिक असमानता की भी चीजें थी, ठीक है। ऐसे ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी होता है कि ऐतिहासिक हमारी पहचान ये है, सांस्कृतिक हमारी पहचान ये है। तो ऐसी चीजों को भी लेकर क्या होता है, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ने
लगती है। राजनीतिक नेतृत्व और क्षेत्रीय दल, ये तो भैया घी में क्या कहते हैं, आग में घी का काम करते हैं। इनका काम ही होता है क्षेत्रीय इशू को उठाना और उसको भड़काना, और भड़का के क्या करना, एक नया राज्य बनवाना और फिर वहां के सरकार बन के अपना मजे लूटना। तो ये तो राजनीतिक नेतृत्व और क्षेत्रीयता के बारे में तो आप जानते ही हो। क्षेत्रीय दल का जो क्या कहते हैं, भोजन कह लो, ठीक है, ये वही चीज है कि वहां के जो क्षेत्रीय इशू हैं, जैसे मान लो भाषा, जाति, कास्ट, यही सब हैं, इसी को इशू बनाओ और इसी पर अपना रोटी सेको। तो ये भी क्षेत्रीयता की भावना के विकास में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों में असंतुलन, अगर किसी भी केंद्र और राज्य के बीच में असंतुलन बढ़ता है तो भी क्षेत्रीयता की भावना बढ़ने लगती है। इसीलिए केंद्र को हर एक राज्य को समान रूप से देखना चाहिए, ठीक है, असंतुलन पैदा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आप देखोगे केंद्र में कोई सरकार है और राज्य में भी कोई सरकार, जिसको आजकल कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है। जब डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही है, तो खूब पैसे वैसे आ रहे हैं, केंद्र खूब पैसा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, लेकिन किसी अगर अदर राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है और केंद्र अगर उसके साथ भेदभाव कर रही है, तो ऐसे में क्या होगा, केंद्र और राज्य के बीच में क्लैश उत्पन्न होगा और ऐसे असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, वहां की क्षेत्रीयता की भावना भड़केगी, ठीक है। ये ध्यान है। जैसे खालिस्तान की बात कर रहे हो, आज इस समय खालिस्तान की मांग हो रही है, ठीक है। अब भारत सरकार इस पे काम भी कर रही है। हाँ, ऐसा है नहीं कि ये लोग जीत पाएंगे भारत सरकार से, और होना भी नहीं चाहिए यार। हर राज्य अगर इसी तरह से मांग करने लगे तो भारत तो बट जाएगा, भारत की अखंडता चूर चूर हो जाएगी। तो छोटे मोटे इश्यूज को भारत को क्या करना चाहिए, बैठ के, भारत सरकार को बैठकर बातचीत करके निपटा लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें, भाषाई विविधता कह लो, आर्थिक असमानता कह लो, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान कह लो, राजनीतिक नेतृत्व और केंद्र राज्य के संबंध में जो असंतुलन होता है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के जो क्लास में है हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे एग्जामिनेशन में, तो आप आराम से उसको लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।